हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम ईवीएस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 7 फरवरी को हुआ था 2026 में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निफेंथिस और पिचर प्लांट। तो जो आपके निफेंथिस या फिर पिचर प्लांट हैं उनके बारे में दिया गया है और हमें इन पर विचार करना है कि फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। दिस प्लांट हैज लीव्स विच आर पिचर शेप्ड एंड द माउथ इज कवर्ड विथ अ लीफ। इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। बिल्कुल सही है। ये कीट पक्षी पौधे होते हैं ना, जो कि ऐसा लगता है कि एक बर्तन जैसा है और ऊपर से उसमें ढक्कन लगा हुआ है ना। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दिस प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। तो इसमें तो ये भी सही है कि वो एक खास प्रकार का जो है तो क्या करते हैं, गंध निकलती है जिससे कि इंसेक्ट आते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। फिर है कि दिस प्लांट इज वेरी कॉमन इन द कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख एंड रसिया। दिस इज रॉन्ग। तो ये इंडिया में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में पाया जाता है, ना कि लद्दाख में। तो ये गलत है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट इसके हिसाब से वार्म टेम्परेचर है, वर्षा अच्छी खासी होती है। तो इन सब कारणों की वजह से ये मेघालय में पाया जाता है, ना कि लद्दाख में। दिस प्लांट कैन ट्रैप एंड ईट स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्रॉग, इवन माइस। These animals when land on the mouth of the plant they get trapped and can't get out of it। तो ये क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को, मेढकों को, चूहों को फंसा लेता है। जब उसके मुंह पर पहुंचते हैं तो उससे बाहर नहीं आ सकते। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन कौन सा सही है? फर्स्ट इज राइट और दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा, सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। जो घटपर्णी पौधे होते हैं उनके बारे में सवाल था। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हाउसेस ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? किसके लिए? श्रीनगर के घरों के बारे में। पहला क्या है, सम ओल्ड हाउसेस हैव स्पेशल टाइप ऑफ विंडोज विच कम आउट ऑफ द वॉल, दीज आर कॉल्ड डैब। तो क्या बोल रहा है कि कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर निकली होती हैं, इन्हें डब कहा जाता है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें नॉट ट्रू बताना है ना, जो गलत है वही हमें जवाब देना है। नेक्स्ट है, हाउस बोट्स ऑन दाल लेक आर वन ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ श्रीनगर। दाल लेक में जो हाउस बने रहते हैं वो अट्रैक्शन, आकर्षण का कारण है। ये भी सही है। तो नेक्स्ट है, मेनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन डोंगास विच आर बिल्ट इन हिली एरियाज। तो जो डोंगा में रहते हैं बहुत सारे, ये पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं। डोंगा तो वहाँ की हाउस बोट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हाउस बोट को बोला जाता है, जो कि लकड़ी से बनी होती है, जो कि रिवर में रहती है ना बोट, तो उसमें लोग रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। चूंकि ये गलत है तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि नॉट पूछा है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज वुड बी आपका आंसर। तो ये गलत है, लेकिन गलत ही सही क्यों है? क्योंकि गलत ही पूछा हुआ था, है ना। तो तीसरा ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत है और बाकी ये सब सही है। पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी से बने होते थे, ये भी सही है। तो गलत कौन सा था? थर्ड नंबर, और वही हमारा आंसर है क्योंकि गलत पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी हाइव्स। तो हमें जो मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, उनमें से विचार करके बताना है। तो पहला क्या है, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही है। एक जो होती है वो क्वीन जिसको बोला जाता है ना, वो छत्ते की होती है। तो ये तो हमारा सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं। तो ये गलत है। जो कि छत्ते का निर्माण होता है वो मादा मक्खियां करती हैं, है ना। तो ये सही था। छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या काफी अधिक होती है, और ये मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो कि छत्ते को बनाने का काम करती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, श्रमिक मक्खियां फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं और रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती हैं, जिसके द्वारा अन्य मक्खियां भी रस एकत्र करने के लिए इनसे जुड़ जाती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है आपका सही है, सेकंड गलत है। ठीक है, तो 2 हमारा सही हो गया।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। अब हमें हाथियों के बारे में कुछ विचार दिए गए हैं, उनमें ध्यान देना है। क्या क्या? एलिफेंट लिव्स इन हर्ड, तो हाथी झुंड में रहते हैं, बिल्कुल सही है भाई, हाथी झुंड में रहते हैं। आगे क्या बोल रहा है? द हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस, तो हाथियों के एक झुंड में लगभग 20 से 25 हथेनियां और उनके बच्चे होते हैं। नहीं, ये गलत है। कितने होते हैं? 10 से 12 होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 12 फीमेल एलिफेंट जो होती हैं। 10 to 12, 20-25 नहीं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 9 to 10, तो हर्ड में कब तक रहते हैं? जब से वो 9 से 10 साल के होते हैं। नहीं, ये भी गलत है। वो कब तक रहते हैं? जब तक वो 14 से 15 साल तक, फिर उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। और फोर्थ में क्या? द ओल्डेस्ट फीमेल टेक्स ऑल द डिसीजन ऑफ द हर्ड, ये भी सही है कि जो सबसे अधिक आयु वाली हथनी झुंड की होती है वही सारे फैसले लेती है। तो हमारे सही कौन कौन से हैं? फर्स्ट और फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ए और डी आपके सही हैं, बाकी सब क्या है? गलत है। नेक्स्ट में चलते हैं। मोर देन 1000 ईयर अगो, आप मोर देन 1000 years ago, A.L. Biruni, a traveler from Uzbekistan, had described his observations about India. Which of the following observations are recorded in A.L. Biruni's book? तो करीब 1000 साल पहले जो अल बिरूनी थे, उज्बेकिस्तान से आए हुए थे तो यात्रा करने के लिए, तो उन्होंने भारत के बारे में अपनी बुक में कुछ ऑब्जर्व करके लिखा है। तो इनमें से कौन सा सही है, फिर जो भी आगे हमें बताना होगा। तो उन्होंने उनको इंडिया में वो आए थे जब घूमने, तो उन्हें जो इंजीनियरिंग स्किल्स है इंडिया की वो बहुत पसंद आई थी इंडिया के लोगों की। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स, तो ये हमें बताना है कि ये सही है कि गलत। तो दिस इज ट्रू, ए नंबर तो बिल्कुल सही है कि तालाब बनाने में बहुत माहिर है। फिर नेक्स्ट है हॉर्सेस आर यूज टू ड्रॉ कार्ड्स इन इंडिया, ये गलत है, ऐसा उन्होंने नहीं लिखा था। स्टेप्स वेल्स हैव सेपरेट स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, तो जो बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियां अलग अलग होती, ये भी आपका क्या है? गलत। कौन सा है? बेवड़ियों में, ये सही है आपका, दिस इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। तो फर्स्ट और सी अभी आपका सही है। झील और जोहर पानी को इकट्ठा करने के लिए बनवाए जाते हैं, ये आपका क्या है? गलत है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड सी आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि बोथ ए और सी सही हैं और ये दोनों क्या है? गलत। People who have been living in the forest for at least have a right over the forest land and what is grown on it according to the right of to Forest Act 2007। तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम तक कितने साल तक जंगल में रहने पर लोगों को जंगल और वहां पे पैदा होने वाली सभी चीजों का हक मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉरेस्ट राइट टू फॉरेस्ट एक्ट में, अकॉर्डिंग टू राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के अनुसार कितने सालों में उन्हें मालिकाना हक मिल जाता है उस जमीन का और वहां पे उगाए जाने वाले सामान का? तो ये आंसर कितना है? 25 वर्ष में मालिकाना हक मिल जाता है, 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला है, कथन और कारण। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। तो ये सही है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ है। असर्शन तो सही है। अब असर्शन और रीजन वाले में आपको क्या करना होता है? पहले आपको असर्शन देखना है कि वो सही है कि गलत, फिर रीजन देखना है कि वो सही है कि गलत। अगर रीजन भी सही है तो फिर देखना है कि वो ए के लिए सही है कि गलत, ए के हिसाब से है कि नहीं रीजन। 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो रीजन क्या दिया हुआ है? द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड सीप एंड गोट, तो जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट मतलब पाला जाता था वो कौन से थे? सीप और गोट थे। तो ये सही है कि गलत? ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन अगर आप देखोगे क्या सीप और गोट पाले जाते थे, लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन है
कि धीरे धीरे शुरू हुई, ये तो उससे कोई रिलेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं हुई कि क्यों धीरे धीरे शुरू हुई, ऐसा कुछ बताया होता तब तो फर्स्ट का ए का जो एक्सप्लेनेशन होता आर में, तो ये तो गलत है, तो है सही बट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, लेकिन उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो बता नहीं रहा है ए के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रियर्ड बाय द हड़प्पन, तो हड़प्पा के द्वारा कौन सा जानवर नहीं पाला जाता था, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, हॉर्सेस या फिर घोड़े को नहीं पाला जाता था हड़प्पा सभ्यता के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वर कार्व्ड आउट इन द इंडियन यूनियन इन द लास्ट 25 ईयर्स, तो भारतीय संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। कार्व आउट मतलब अलग किया गया है, तो यहाँ पे तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख, आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना को बनाया गया था सन 2014 में, किसके, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ को बनाया गया था 2000 में, जिसको कि किससे, एमपी से अलग किया गया था, और लद्दाख को बनाया गया था 2019 में जेएनके से आपका अलग करके, है ना, तो ये तीनों को अलग किया गया था। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फेमस ओलंपियन कर्णम मलेश्वरी, व्हाट गेम डिड ही सी प्लेड इन द इंटरनेशनल इवेंट, तो हमें बताना है कर्णम मलेश्वरी के बारे में कि ओलंपिक्स में कौन सा गेम रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वेट लिफ्टिंग, कौन सा, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मधुबनी पेंटिंग्स एंड द एरिया इन विच दे ओरिजिनेटेड, तो मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में ये सवाल आया है कि कौन सा कथन क्या है सही है, तो these paintings are done on the floor using brush and indigo in the Mithila region of Bihar, this is, ये सही नहीं है। These paintings are mainly influenced by the Mughal art culture, गलत है। It has its roots in the Mithila region of Bihar and these are made out of paste of powdered rice in which colors are mixed, तो आपका क्या बताना था, आपका सही बताना था, है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा था, 71 है ना, अब हम पहुंचे हैं 72। असर्शन और रीजन का सवाल है फिर से, मिक्सचर ऑफ काउ डंक एंड मड इज यूज्ड टू कोट द फ्लोर ऑफ हाउसेस, कि काउ डंक को यूज किया जाता है मिट्टी के साथ पोताई करने के लिए। हाँ, आपने सुना होगा ना गाँवों में, या फिर जो गाँव से उन्होंने देखा होगा, अभी तो ज़्यादातर गाँवों में अगर सीमेंटेड आपका वो फर्श बन गया है तो नहीं होता था, बट जब तक मिट्टी के थे तो वहाँ पे पुताई होती थी, तो ये बिल्कुल सही है, से लिपाई की जाती थी। नेक्स्ट है, रीजन क्या दिया गया, काउ डंक हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस एंड कीप द इंसेक्ट्स अवे, तो गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है और कीड़ों को दूर भगाता है, ये भी आपका रीजन क्या है, सही है। और ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे इसमें लिखा था कि काउ डंक और मड का यूज किया जाता है लिपाई में, और इसमें लिखा हुआ है कि क्यों किया जाता था, क्योंकि उससे टेम्परेचर अच्छा रहता था और रेगुलेट रखता था और इंसेक्ट को भगा देता था, तो रीजन भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो both A and R true and R is the correct explanation of A, option number 4 is the correct answer. Next question है, the approximate distance between the capital of मध्य प्रदेश, कौन सी कैपिटल, मध्य प्रदेश की भोपाल, और कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई में जो डिस्टेंस दिया गया कितना है, 756 किलोमीटर। द ट्रेन कवर द डिस्टेंस इन नियरली 14 घंटे, द एवरेज स्पीड हमें बताना है ट्रेन की पर मीटर। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको क्या देना, ध्यान देना है, यूनिट कन्वर्जन में, यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है और पूछा किस में है, मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है कितना, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, हिंदी में आप क्या बोलोगे, चाल
बराबर कितना होगा, दूरी बटे का समय, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ कितना 756 किलोमीटर और समय कितना दिया हुआ है 14 घंटे। तो आप इसको काट दो तो 14 चौको 56, 14 पंचे 70, तो 5 बार जाएगा, 5 पचा 56, 14 चौको 56, तो कितना आ गया आपका 54। अब यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर सेकंड आया है, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड आया है ये। किलोमीटर पर आपका घंटा आएगा, है ना, क्योंकि घंटे में दिया हुआ था। आपको क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड का, तो ये किलोमीटर पर आवर था। तो उसके लिए आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस पे, 5/18 से। तो जो आपका आया है 54 गुणे का 5/18 करना पड़ेगा आपको। तो इसको अगर आप काटोगे तो 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 2 से काटोगे 3 बार, 5 3 15, तो कितना आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए 54 भी दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप जल्दबाजी में इसे लगा के आगे बढ़ जाओ, लेकिन ये गलत है क्योंकि 54 किलोमीटर पर आवर आया था। तो हमें किस में पूछा हुआ था, मीटर पर सेकंड में देखिए पूछा हुआ है, एमएस में। तो ये 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें हाउसेस के बारे में, घरों के बारे में इन विचारों पे ध्यान देना है, फिर उसके हिसाब से आंसर देना है। वुडन फ्लोर एंड वुडन फ्लैट सीलिंग्स, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतों को घर कहा जाता है। क्या ये सही है? हाँ सही है। फिर क्या है, ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो फॉर एनिमल्स एंड स्टोरिंग नेसेसरी मटेरियल्स, निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं और मंजिल जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए, ये भी सही है। तो ये हमें लेह और लद्दाख के हिसाब से बताना है, किसके हिसाब से, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि लेह और लद्दाख में जो घर पाए जाते हैं ये उनके बारे में है। तो वही आपको ध्यान में देकर आंसर देना है, ठीक है। तो ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। एलिवेटेड हाउसेस मेड विथ स्लैंटिंग रूफ्स एंड स्टोन, ये गलत है क्योंकि लेह और लद्दाख में ऐसे नहीं, ऐसे असम में बनाए जाते हैं, तो थर्ड तो गलत हो गया। थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन्स मड एंड लाइम, तो आपका डी क्या है, बिल्कुल सही है, लेह और लद्दाख में ऐसे घर बनाए जाते हैं। तो हमारा ए बी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ स्टेट वेयर द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल। तो तोरंग को जंगल कहाँ कहा जाता है, जंगल मतलब तोरंग किस भाषा में, तो ये आप झारखंड में बोली जाती है, जहाँ पे क्या है, तोरंग मतलब क्या होता है, जंगल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईवीएस टीचर, इनमें से कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है ईवीएस के टीचर के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे पर्यावरण का अध्ययन किस प्रकार से कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जैसे अगर आपको बताना है कि फूलों में कांटे क्यों होते हैं, तो आप उनको क्या बोलो कि आप जाके देखो कि, या फिर आप दिखाओ उनको कि जिन फूलों में कांटे होते हैं तो एनिमल उसको कैसे खाते हैं, ट्रीट करते हैं, और जिनमें नहीं होते उनको कैसे खाते हैं। तो फिर उनको पता चलेगा कि फूलों के प्रोटेक्शन के लिए उनको बनाया जाता है, कांटे उनमें रहते हैं। तो आप ऐसे उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे कैसे ईवीएस को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलीन आस्क हर टीचर व्हाई डू रोजेस हैव थॉर्न, व्हाट मस्ट बी पेडागोजी ऑफ एन ईवीएस टीचर टुवर्ड्स दिस क्यूरियोसिटी, कि हरलीन ने शिक्षक से पूछा कि गुलाब में कांटे क्यों होते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षण छात्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए। उसे बताएं कि सभी गुलाबों में कांटे नहीं होते, उन्हें बता दे कि मतलब सभी रोजेस में कांटे नहीं होते। नेक्स्ट है, टेल हर फाइंड आउट विच अदर प्लांट हैव थॉर्न, कि पता करो दूसरे कौन से कांटों में कौन से पौधों में कांटे हैं। आस्क हर टू ऑब्जर्व एनिमल ईटिंग प्लांट्स विथ और विदाउट थॉर्न, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि आप बच्चे को बोलो कि जाके देखो कि जिसमें कांटे हैं और जिसमें नहीं है उनको
एनिमल जो है वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, तो उनको पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा ऑफ क्लास 4th आस्क हर टीचर व्हाई काऊ डज नॉट ले एग्स। तो उसने अपने टीचर से क्या पूछा कि गाय अंडे क्यों नहीं देती। व्हाट इज योर मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इफ यू आर ईसाज टीचर। तो आपका इसमें से कौन सा सबसे सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया होगी अगर आप ईसा के टीचर हो। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, आस्क हर टू रिलेट laying of eggs, giving birth to their visible ears and whose ears can't be seen। उससे कहें कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं उनका संबंध उनसे जोड़े जो जानवर अंडे देते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। तो यही तरीका क्या होगा आपका सही उसको समझाने का। ठीक है। नेक्स्ट है, आस्क हर टू फाइंड आउट हर सेल्फ रीजन। ये गलत हो जाएगा आपका। आस्क अदर स्टूडेंट टू क्लास की उसकी ईसा के जवाब दो। आप टीचर हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिप्लाई दैट काऊ आर मैमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। तो इसमें आप उसकी क्यूरियोसिटी को और अच्छे से रिस्पॉन्स करें, जिससे वो खुद से फाइंड आउट करेगी। जब वो कान के जोड़ों को देखेगी क्या रिलेशन है जो अंडे देते हैं और जो अंडे नहीं देते उनके बच्चों में, तो वो खुद से फाइंड आउट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन EVS टीचर वांट्स टू यूज स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल फॉर दिस। तो एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है जो एक शिक्षक है, इस हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। कॉन्टेक्चुअल स्टोरीज, संदर्भित कहानियां, फोल्क स्टोरीज, लोक कथाएं, स्टूडेंट रिटन स्टोरीज, विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई कहानियां, या फिर स्टोरीज फोकसिंग ऑन मोरल्स, आदर्शों पर केंद्रित आपकी जो है तो क्या कहानियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि आपको संदर्भित कहानियां भी आप यूज कर रहे हो, लोक कथाएं भी यूज कर रहे हो, और विद्यार्थियों ने जो खुद से लिखी है कहानियां उनको भी यूज कर रहे हो। मोरल्स पे आप फोकस नहीं कर रहे हो कि प्राइमरी में बेसिकली आपको बच्चे को क्यूरियोसिटी उसकी जगानी है, उसको देखना है कि जो पढ़ रहा है समझ रहा है कि नहीं, तो आप इन सब चीज़ों से उसका इंटरेस्ट जगाओगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू ड्रॉ एन एनिमल। पूनम ड्रॉज एन एनिमल हैविंग बॉडी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, व्हाट शुड द टीचर डू। तो शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए शिक्षक को, उसने क्या किया है, उसने एक एनिमल का बनाया है लेकिन जो बॉडी पार्ट्स बनाए हैं वो दूसरे एनिमल्स का यूज कर बना दिया है। इज कॉल्ड पूनम फॉर ड्रॉइंग एन absurd एनिमल। बच्चे को डांटो आप, तो आपको ध्यान रखना आपको डांटना तो कहीं भी बच्चे को नहीं है। आस्क पूनम वाई सी हैज ड्रॉन पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। आप पूछिए उससे कि उसने क्यों पार्ट्स बनाया है जो दूसरे जानवरों का। तो सही है, आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी मनोस्थिति क्या है, क्यों ऐसा उसने किया है। टेल पूनम दैट नो सच एनिमल एग्जिस्ट। पूनम से कहें कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता है। आपको डिक्टेटरशिप वाली नहीं बनाना है। बच्चे सेंटर्ड एजुकेशन पे आपको फोकस करना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आपको पता करने की कोशिश करना है कि उसने कौन सी इमेजिनेशन, अगर आप ऐसे उसको डांट दोगे तो इसकी इमेजिनेशन को इफेक्ट करेगा। तो वजह क्या है पहले आपको जानना है, तो आपको ये नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है, आस्क पूनम द नेम ऑफ द एनिमल सी हैज ड्रॉन। आप उससे पूछो कि उसने क्या बनाया है, हो सकता है कुछ उसके ने इमेजिनेशन किया हो तो आपको पता चले। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टीचर वांट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द प्लांट डाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटीज फॉर दिस। अगर एक शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखें, तो इनमें से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। आस्क स्टूडेंट्स टू लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स ऑन देम इन देयर हाउस,
विद्यार्थियों से उनके घर में उन वस्तुओं को खोजने के लिए कहना जिन पर पत्तियों के पैटर्न्स बने हुए हैं, ऐसे सामान जो कि पत्तियों के शेप के हैं। ठीक है, तो इससे डाइवर्सिटी तो नहीं बन जाएगी ना। नेक्स्ट क्या है, recite poem to student written on different types of plants। पोएम से भी उसकी डाइवर्सिटी तो नहीं पता चलेगी। blindfold students and ask the students to identify plants by smelling and crossed leaves। तो ये बिल्कुल सही है, उससे आप उसका परसेप्शन क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, है ना, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसको मिलेगा, जानने में इच्छुक होगी। Ask students to collect the leaf of plants and make pictures of different animals using the leaves। आप बच्चे से पूछ रहे हो कि खुद से कलेक्ट करे और पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स यूजिंग लीफ का मतलब अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर्स बनाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सी और डी बोथ आर ट्रू। ठीक है, डी भी सही है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ईवीएस। तो ईवीएस का नेचर इनमें से कौन से एलिमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स, लॉजिकल इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, एक्सपेरिमेंटेशन। इनमें से कौन सा आपको बताना है सही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्थापित तथ्य एस्टैब्लिश्ड फैक्ट तो नहीं करते, है ना। फिर है तार्किक सूचना, लॉजिकल, अवलोकन, हाँ इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन तो होना चाहिए, साइंस टर्मिनोलॉजी नहीं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन, तो ये दोनों कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अवलोकन और प्रयोग। बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ईवीएस वैसे आपके चारों तरफ है, इसको कोई बुकिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, आप अपने चारों तरफ देखोगे तो वहीं पे आपका एनवायरनमेंट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली। रिकमेंडेशन ऑफ HCF 2005 इज टू डिस्करेज रोट लर्निंग ऑफ इंफॉर्मेशन। 2005 में जानकारी NCF 2005 जानकारी को रटा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। बिल्कुल सही है कि रोट मेमोराइजेशन पे आपको ध्यान नहीं देना है, बच्चे को हतोत्साहित करना है, कि मतलब कि बच्चे डिस्करेज करना है कि सिर्फ सीख याद ही ना करें, रटाफिकेशन ना करें। तो ये तो सही है। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्करेज वर्ड लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहीं पे इनकरेज लिखा होता तो ये गलत हो जाता। तो हतोत्साहित बिल्कुल सही है। अगर आपने वर्ड्स में ध्यान नहीं दिया तो आप गलत कर दोगे, वो तो मना करती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 टू डिस्करेज मेंटेनेंस ऑफ शार्प बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एरियाज। ये भी बिल्कुल सही है आपका कि डिस्करेज किया गया। यहाँ पे फिर से देखिए डिस्करेज वर्ड यूज हुआ है, इनकरेज होता तो गलत हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बोथ A and B आर ट्रू। Chinu wants to know how day and night occur. Which of the following methods will be the best to explain this to Chinu? चीनू यह जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। चीनू को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? क्रियाशील मॉडल, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, कहानी द्वारा, या फिर चित्र के साथ व्याख्या। तो आपको बताना है, अगर आप बच्चे को डे और नाइट समझाना चाहते हो तो आपका कौन सा एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो वर्किंग मॉडल वुड बी कि डे और नाइट कैसे काम करते हैं, आप एक्सप्लेन करोगे इसको वर्किंग मॉडल के द्वारा। ठीक है, क्रियाशील मॉडल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A and B carefully. In EVS learning, the challenge is to respect the multicultural dimensions of diverse classrooms. पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप
का आदर करना चुनौतीपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है कि डिफरेंट आपकी इतनी डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सबके रिस्पेक्ट करके ईवीएस सिखाओ। नेक्स्ट है, इन ईवीएस लर्निंग एवरी स्टूडेंट शुड फील इम्पोर्टेंट कम्युनिटी कल्चर एंड हिज वे ऑफ लाइफ। तो सभी को आपको इम्पोर्टेंट फील करवाना है, किसी को डिसअपॉइंट ना हो कि आप किसी एक कल्चर के बारे में बता रहे हो तो दूसरा कल्चर वाला डिसअपॉइंटेड हो जाए, क्योंकि आप उसको इन्वायरमेंट के बारे में सिखा रहे हो। तो आप अगर हिंदुइज्म के बारे में बच्चे को सिखा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है किसी दूसरे आपका रिलीजन वाला जो बच्चा है वो डिसअपॉइंटेड फील ना करे। तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन इज यूज्ड बाय द ईवीएस टीचर इन देयर क्लासेस बिकॉज। तो जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि डिस्कशंस डेवलप सोशल इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन। चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करवाती है, बिल्कुल सही है। डिस्कशन इसीलिए किए जाते हैं। डिस्कशन सपोर्ट्स ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग। डिस्कशन वास्तविक और सार्थक पूर्ण अधिगम में मदद करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अकर्स व्हेन आइडियाज आर शेयर्ड। तो ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है, ये भी आपका सही है। डिस्कशन इज सुटेबल फॉर द इमोशनली बैलेंस्ड चिल्ड्रन। तो क्या सिर्फ और सिर्फ संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयोगी है? जो इमोशनली डेवलप नहीं है, उनका अच्छे से वो बैलेंस नहीं बना पाते, क्या उनके लिए आप डिस्कशन नहीं रखोगे? डिस्कशन नहीं रखोगे तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी बिल्कुल सही है। तो ए में ही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए बी सी, तो ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। An environmental studies teacher asked his class third children to visit the school garden and collect different types of leaves. Which of the following process skills does the teacher wants to develop among children? तो एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा 3rd के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है और वहां जाके विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए कहता है। इनमें से किस प्रक्रिया कौशल के शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाहता है? कौन सी एबिलिटी है जिसको वो डेवलप करना चाहता है, स्किल को? ओनली एक्सपेरिमेंटेशन, केवल प्रयोग करना। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन सही हो जाता, बट ओनली लग गया तो केवल निगेटिव वर्ड यहाँ पे बन गया। क्यों? क्योंकि केवल आपका गलत है ना, बहुत सारी स्किल जो है बच्चों में डेवलप करना चाहते हो। ओनली क्लासिफिकेशन, ये भी गलत हो गया, ओनली लग गया। फिर है क्रिएटिव एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन विथ लीव्स, तो उसे अच्छा एक एक्सप्रेशन मिल सके और एक्सपेरिमेंटेशन हो सके लीव्स की, हमें अगला अवलोकन एंड वर्गीकरण। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी में हमें क्या करना है? मैचिंग देखना है कौन किससे सही है। तो कॉलम ए में क्या? पीयर असेसमेंट, सहपाठी आकलन। तो हमें अब देखना है उसमें से किससे वो मैच करेगा। टूल ऑफ असेसमेंट है कि आपका सेल्फ लर्निंग है, समेटिव असेसमेंट है, टीचिंग ऑफ असेसमेंट है। तो आप देखिए पीयर असेसमेंट क्या होता है? टीचिंग ऑफ टेक्निक ऑफ असेसमेंट है, मतलब आकलन की तकनीक है ना। आप पीयर एक्स, तो ए का किससे जाएगा? 4 के साथ जाएगा। अब देखो ऑप्शन किसमें? ए का 4th के साथ है, ए का 1st के साथ है, ये गलत हो गया। ए का 3rd के साथ है, ये गलत हो गया। ए का 4th के साथ किसमें है? ऑप्शन नंबर 2। आपका सिर्फ एक से आपका सही हो गया, ये सब गलत हो गए, क्योंकि आपने देखा 1st का 4th के साथ होता है। हम आगे भी मिला लेते हैं। आपका जो रुब्रिक है बेस्ड रेटिंग स्केल, वो क्या होगा? वो टूल ऑफ असेसमेंट है ना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, तो सेकंड इज करेक्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट, समेटिव असेसमेंट।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लर्निंग ऑफ ईवीएस। ईवीएस लर्निंग के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है। चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस टू लर्न। बच्चे नेचुरली प्राकृतिक रूप से क्यूरियस होते हैं, ये बिल्कुल सही है। आपको ध्यान देना है, क्यूरियस एबिलिटी होती है उनके पास लर्न करने की। और आप क्या बोल सकते हो कि बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, एबल होते हैं लर्न करने के लिए। आपको आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के अनुसार ये वाले वर्ड आपको ध्यान देने हैं, और आपको इंक्लूसिव जो है क्लासरूम को रखना है, और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। कौन सा एक वर्ड होता है, और कंड्यूसिव मतलब उसके प्रतिकूल, अनुकूल आप बोल सकते हो हिंदी में इसको। चिल्ड्रन आर पैसिव रिसीव, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, नेगेटिव वर्ड है। बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्त करता है। आपने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या डिफरेंट है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या समझा जाता है कि जो टीचर है वो ज्ञान का भंडार है, भरा हुआ बर्तन है, और बच्चे क्या है, एक खाली बर्तन है जिनमें वो इसमें से क्या करता है, पौर कर देता है, डाल देता है सारा नॉलेज। तो ये आपको नहीं बात मन में रखनी है। क्या है, बच्चे एक्टिव हैं, जो लर्नर्स हैं वो एक्टिवली सीखते हैं, पैसिव गलत है। नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन नीड टीचर फॉर लर्निंग। बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो कर रहा है। बच्चे सहयोगी समूह में बेहतर सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है। चिल्ड्रंस लर्न बेटर इन कोलैबोरेशन ग्रुप्स, तो बोथ ए एंड डी आर सही, तो आपका हो जाएगा सेकंड नंबर। अभी हम जब क्लास करने वाले हैं किस पे, आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे, उसमें हम सीखेंगे कि बच्चों को एक्टिव लर्नर आपको मानना है, पैसिव लर्नर नहीं कि बस आप पॉर कर दोगे। आपको बच्चों को एज अ प्लांट के लिए देखना है कि उनमें पहले से ही पोटेंशियल है, बस आपको खाद पानी डालना है ताकि वो ग्रो कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ईवीएस। तो इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है ईवीएस का। ऑक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, तो तथ्यों का संग्रहण करना, नहीं ये तो गलत हो गया ना। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही, अवलोकन है। आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना। एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी सही है, तो बी सी डी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।